ऑलराइट, क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है कि अगर हमारा इस सर्किट में B1 B2 B3 बल्ब है, ये बताओ ये B1 B2 B3 कैसे कनेक्टेड है? सीरीज पैरेलल, पैरेलल में कनेक्टेड है। दैट मींस इन सबको वोल्टेज सेम मिल रही है। कितनी वोल्टेज मिल रही है? जो वोल्ट 4.5। ये पैरेलल कैसे, ये समझ आया या नहीं समझ आया? पैरेलल कैसे आया? एंड टू एंड, जैसे ए बी ए मिल रहे हैं। हम क्या करते थे? हम 1 2 1 2 1 2 कर दो, सारे 1 1 1 1 मिल रहे हैं तो पैरेलल होता था। रिमेंबर दिस। और अगर 1 2 2 1 1 2 ऐसे मिलता है, 2 के साथ 1 मिलता है तो हमारा सीरीज होता था। एक तरीका तो ये था। तो ये तीनों क्या हो गए? पैरेलल। अगर हम बोल रहे हैं इस केस में तीनों बल्ब में से B1 फ्यूज हो गया। B1 क्या हो गया? फ्यूज हो गया, माने ये सर्किट ब्रेक हो गया। तो इसकी रीडिंग तो 0 हो गई, ठीक है, एमीटर, क्योंकि यहाँ पे करंट जाएगा ही नहीं। करंट अब सिर्फ 2 में जाएगा। किस में जाएगा? B2 और B3। पर क्या बल्ब ग्लो करना बंद हो जाएंगे या चलते रहेंगे? चलते रहेंगे, क्योंकि पैरेलल का ये एक एडवांटेज भी होता है कि अगर कोई बल्ब फ्यूज हो जाए तो सारे बल्ब बंद नहीं होते। तो फर्स्ट पार्ट का क्या आंसर लिखेंगे 28th क्वेश्चन का? The other bulb will continue to glow. Other bulbs will continue to glow. इनकी ब्राइटनेस बढ़ जाएगी कम हो जाएगी? सर बढ़ जाएगी ना, करंट भी ज्यादा जाएगा। करंट ज्यादा जाएगा, ठीक। वोल्टेज सेम रहेगी, करंट तो ज्यादा जाएगा क्योंकि एक रेजिस्टेंस कम हो गई है, ठीक है। हाँ ऊपर करंट नहीं जा सकता क्योंकि सर्किट ब्रेक है ना। हाँ पर ब्राइटनेस भी सेम रहेगी। करंट जाने से ब्राइटनेस ज्यादा नहीं। जैसे सपोज ये जो सर्किट, ये जो हमारी लाइटें हैं ये सारी पैरेलल में लगी हैं, तो मैं एक लाइट बंद कर तो बाकी की ब्राइटनेस बढ़ती है क्या? नहीं बढ़ती ना। तो अगर मैं एक को फ्यूज कर देता हूँ तो बाकी सारे तो उसी ब्राइटनेस से चलते हैं, क्योंकि वोल्टेज पे डिपेंडेंट है ब्राइटनेस, नॉट करंट। लास्ट टाइम हमने गलत बोल दिया, ठीक है। करंट पे नहीं, ब्राइटनेस हमारी वोल्टेज पे डिपेंडेंट है। और क्योंकि सबकी वोल्टेज सेम है तो सबकी ब्राइटनेस क्या होगी? सेम। तो लास्ट टाइम जो हमने किया उसको करेक्ट कर लेना। एक बार एक क्वेश्चन था ब्राइटनेस पे, अभी देखना। हाँ ठीक है। अच्छा, what happens to the reading A1, A2, A3 and A when the bulb B2 gets fused? तो B2 फ्यूज हुआ इस बार, तो ये सर्किट ब्रेक हो गया, तो इसमें एमीटर A2 की 0 हो गई रीडिंग। क्या हो गई? अब इन दोनों की रीडिंग में चेंजेस आएंगे, करंट बढ़ जाएगा। क्या A1 की करंट की रीडिंग बढ़ जाएगी और A3 की भी बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि पहले सपोज मैं बोल रहा हूँ ये 2 ओम और 2 ओम का था, ये 3 3 3 ले लो, ये कितना था? 3 3 3। तो पहले जो ओवरऑल रेजिस्टेंस थी वो 1 ओम की थी, ठीक है। अब जो ओवरऑल रेजिस्टेंस है वो 3 3 का हाफ 1.5 ओम है। तो और रेजिस्टेंस तो बढ़ गई या नहीं? नहीं, पहले 1 1 था, तो इसका क्या आता? 1 ओम। और अब हो गई 1/3 और 1/3। हाँ, तो अब आ गया 1.5 ओम। रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। अगर हमारा पैरेलल का कॉम्बिनेशन कम होता जाएगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। जितने पैरेलल बढ़ाओगे उतनी रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। तुम्हें याद है लोएस्ट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज अचीव्ड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, हाईएस्ट वैल्यू इज अचीव्ड इन सीरीज। तो जितने तुम पैरेलल में लगाते जाओगे उतना रेजिस्टेंस क्या होती जाती है? कम होती जाती है, ठीक है। ये वाली बात समझ में आई? तो अब 3/2 1.5 है, ठीक है। तो अब करंट की बात आएगी। करंट टोटल करंट पहले था 1 ओम, नहीं 3 एम्पेयर। अगर हम इस जो मैं एग्जांपल ना है उसके अकॉर्डिंग ही आता तो नहीं 4.5 अब आएगा 3 एम्पेयर। सर 3 एम्पीयर क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन गिवन है when all the three a current of 3 एम्पेयर is recorded by ammeter A, तो पूरे उसमें 3 एम्पेयर का करंट था, तो करंट तो बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा करंट। यस सर, करंट कम होगा 3 एम्पेयर। ये 3 एम्पेयर का था जब तीनों चल रहे थे। अब इसकी एक रेजिस्टेंस कम हो गई,
तो अब करंट बढ़ जाएगा, करंट कम हो जाएगा, करंट कम हो जाएगा, तो ये होगा। तो करंट कम हो जाएगा तो A2 की रीडिंग भी कम हो जाएगी और A3 की भी कम हो जाएगी। थोड़ा सा ये इसको लिखेंगे कैसे वो करें हम। अगर एक रेजिस्टर हटा दो तो ऐसा लगता है कि हो जाना चाहिए था, कम हो जाना चाहिए था रेजिस्टेंस, पर यहाँ पे हमने देखा रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। हाँ, सर दोनों में वोल्टेज सेम जा रही है, रेजिस्टेंस भी सेम है, तो करंट भी सेम रहेगा। सर रेजिस्टेंस में थोड़ा फर्क आएगा पर रेजिस्टेंस नहीं बोला कि सेम है। सर अगर V और R सेम है तो I भी सेम रहेगा ना, तो I को चेंज एक सेकेंड, आर पहली बात तो आर सेम नहीं है, R2 R3 ऐसा कहीं लिखा नहीं है, इक्वल रेजिस्टेंस लिखा है, आइडेंटिकल बल्ब लिखा है, आइडेंटिकल लिखा है। चलो ठीक है, रेजिस्टेंस भी सेम है, फिर क्या दिक्कत है? सर करंट तो सेम ही रहेगा ना, करंट में किसी जाएगा, करंट बढ़ किसी जाएगा। टोटल करंट से देखा जाएगा ना। सर V भी सेम रहेगा ना। एक सेकंड सुनो मेरी बात सुनो। अगर हम बोल रहे हैं V सेम है, वोल्टेज सेम है, ठीक है, और करंट 3 एम्पेयर का ये जा रहा है, पर 3 एम्पेयर का बटेगा ना, इसमें जाएगा और इसमें जाएगा, दोनों में बराबर जाएगा, ये बात सच है, पर दोनों में कितना जाएगा, ज्यादा या कम, ये सोचना है। देखो मेरी बात सुनो, पहले एक केस बना लेते हैं, ठीक है। तो 4.5 वोल्ट का हमारी बैटरी थी, ठीक है, और हमारे पास 3 एम्पेयर का करंट जा रहा था, ठीक है। अच्छा, अब 3 एम्पेयर का करंट 3 जगह जा रहा था, तो कितना हुआ, 1 एम्पेयर 1 एम्पेयर 1 एम्पेयर, ठीक है। ये वाली बात समझ में आई। तो पहले तीनों में करंट था 1 एम्पेयर, अब ये वाला सर्किट जो है क्या हो गया, खत्म हो गया। कौन सा, B2 खत्म हो गया, कौन सा खत्म हो गया, B2 खत्म हो गया। अब ये करंट 2 जगह जाएगा, पहली बात, ठीक है। और करंट भी सेम नहीं रहेगा, मैं ये कह रहा हूं। करंट कैसे बदलेगा, करंट को देखे कितना बदलेगा। यहां तक की कहानी समझ आई, क्या बोला मैंने? पहली बात कि वैसे तो तीनों में बराबर बराबर बटेगा, क्योंकि तीनों का आइडेंटिकल बोला है, आइडेंटिकल का मतलब रेजिस्टेंस सेम है, तो तीनों में 3 एम्पेयर जाता, तो 1 एम्पेयर 1 एम्पेयर 1 एम्पेयर 3 एम्पेयर बन जाता टोटल करंट हमारा। अब मैं कह रहा हूं कि अब हमारे पास कितना करंट जा रहा है वो हमें देखना है। तो अगर 3 एम्पेयर जा रहा है और 4.5 वोल्ट है, तो ओवरऑल रेजिस्टेंस कितनी आ रही है, वी आर कितनी आ रही है, R इक्वल टू V बाय I, दैट इज 4.5 बाय 3, कितना था 1.5। ओवरऑल रेजिस्टेंस आ रही थी 1.5, तो दैट मीन्स ये हमारे कितने ओम के थे पता करने पड़ेंगे। तो अच्छा, इसको अगर हम ओपन कर दे, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 3/2, यस और नो, 3/2, तो 1/R इज इक्वल टू 2/3। 2/3 का तो हमारा कुछ रिलेशन बनेगा नहीं, 3 के साथ बनेगा, नहीं बनेगा, तो ठीक है, 1/x प्लस 1/x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2/3। अब बताना कितना हो गया हमारे पास, 3/x इज इक्वल टू 2/3, x आया हमारा 9/2, 4.5 ओम। 4.5 ओम का एक रेजिस्टर था, ठीक है। अब 4.5 का एक हट गया, तो अब कितने बचे 4.5 के, 2 रेजिस्टर, तो 1/4.5 प्लस 1/4.5 कितना आ गया, 2/4.5 इज इक्वल टू 1/R। चार्ज तो अभी चाहिए मुझे दे दियो वापस जल्दी, हाँ दे दीजिए, ठीक है। तो x कितना आया, 2.25 ओम। ओवरऑल रेजिस्टेंस आई अब 2.25 ओम। ये वाली बात क्लियर है, ठीक है। तो अब ओवरऑल वोल्टेज तो सेम रही 4.5 वोल्ट। ये मिटाऊं या ना मिटाऊं? सर लेकिन क्वेश्चन में लिखा है कि जब तीनों बल्ब फ्लो करते हैं तो 3 एम्पीयर का करंट है वो A वाले एमीटर में जाता है, लेकिन अगर तीनों बल्ब भी फ्लो नहीं करेंगे, सिर्फ 2 करेंगे, तो उसमें करंट रिड्यूस हो जाएगा। अभी कर तो रहे, करंट रिड्यूस होगा, बढ़ेगा, पता चल जाएगा। अभी तक हमने वो तो निकाल लिए, हमने निकाल लिए कि रेजिस्टेंस तीनों बल्ब की कितनी आई थी, 4.5 ओम। तीनों बल्ब की रेजिस्टेंस आई थी 4.5 ओम, ये वाली बात तो समझ आई थी। एक बल्ब हटा दिया तो अब कितनी रेजिस्टेंस बची है, 2.25। ये टोटल रेजिस्टेंस है इस सर्किट की। अब टोटल रेजिस्टेंस है सर पहले हमने इंडिविजुअल का उसके सर्किट निकाले थे। 1 बाय, ये टोटल रेजिस्टेंस है, न्यू रेजिस्टेंस। एक सेकंड रुको बस,
ठीक है, अब रेजिस्टेंस, न्यू रेजिस्टेंस हमारी है आर डैश। अब हमें क्या निकालना है, आई। आई विल बी इक्वल टू वी बाय आर। अब वी कितना था 4.5 और ये कितना था 4. ठीक है, सेम आ गया 2.25। तो ये कितना आ गया 2 एम्पेयर। और रिड्यूस हो गया नहीं, रिड्यूस नहीं हुआ, सर 3 एम्पीयर था, पहले 3 एम्पेयर था, अब 2 एम्पेयर था, पर दोनों में तो बराबर चला गया। अच्छा, इसमें रिड्यूस हो गया, रिड्यूस हो गया ना। तो 2 एम्पेयर में रिड्यूस, वही जो हम कह रहे थे वो प्रूव हो गया कि 2 एम्पेयर यहाँ पे करंट रिड्यूस हुआ। दोबारा से ये क्वेश्चन पूरा करूं, ठीक है, चलो ठीक है, मिटा दूं। अभी एक बार दोबारा कर रहा हूं ये क्वेश्चन, देख लो क्या कर रहे हैं हम। मतलब ये प्रूव किया, वैसे तो इसने पूरा सॉल्व करने को नहीं दिया था, पर हमने सॉल्व करके इसको प्रूव करके दिखाया। अगर प्रूव नहीं करना, क्योंकि इसने बोला नहीं है प्रूव करो, तो तुम डायरेक्ट आंसर जैसे हम बोल रहे थे वैसे भी समझ सकते हो। देखो कैसे, मैं समझाता हूं। हाँ, तो हम कौन से पार्ट पे थे, बी पार्ट में। बी पार्ट क्या कह रहा है कि ये वाला बल्ब फ्यूज हो गया, ठीक है। अच्छा, उससे पहले क्या था, उससे पहले 3 एम्पेयर का करंट जा रहा था, ये बात गिवन है क्वेश्चन में। तो इसमें कितना जा रहा था 1 एम्पेयर, इसमें कितना जा रहा था 1 एम्पेयर, और इसमें कितना जा रहा था 1 एम्पेयर। ये वाली बात तो क्लियर थी, ठीक है। अब हमने क्या किया, एक बल्ब को बंद कर दिया। अब मुझे एक बात सोचो, एक रेजिस्टेंस कम हो गई तो हमें ऐसा लगता है कि ओवरऑल रेजिस्टेंस कम हो जाएगी सर्किट में, पर ऐसा नहीं हुआ। ओवरऑल रेजिस्टेंस सर्किट में बढ़ गई। तुम देखो कैसे, पहले रेजिस्टेंस क्या थी, पहले रेजिस्टेंस थी 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय एक्स। पहले रेजिस्टेंस कितनी थी 3 बाय एक्स, तो 1 बाय आर। पहले रेजिस्टेंस थी x बाय 3 ओम, पहले रेजिस्टेंस थी ये। नई रेजिस्टेंस कैसे आएगी, 1 बाय आर डैश क्या होगा, ये हट गया 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय एक्स, तो 1 बाय आर इज इक्वल टू 2 बाय एक्स और आर डैश इज इक्वल टू x बाय 2 ओम। ठीक है, जब 3 पैरेलल में लगाई जाती हैं तो रेजिस्टेंस है x बाय 3, 1/3 ऑफ x, जो भी x है। अगर 2 पैरेलल में लगाई थी तो दैट इज 1/2 ऑफ x। ठीक है, अब कौन सी वैल्यू छोटी है, 1/3। किसी का 1/3 पार्ट छोटा होगा 1/2 से, ये वाली बात तो क्लियर है। तो दैट मीन्स एक चीज हमें यहाँ पे नई सीखने को ये मिली कि जितने रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाई जाती है उतना ओवरऑल रेजिस्टेंस कम होता जाता है, उतना ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या होता जाता है, कम। तो इस केस में ओवरऑल रेजिस्टेंस अब बढ़ गया, क्यों, क्योंकि मैंने एक रेजिस्टर हटा दिया तो अब ओवरऑल रेजिस्टेंस बढ़ गया। तो ओवरऑल रेजिस्टेंस बढ़ गया तो ओवरऑल करंट क्या हो जाएगा, ओवरऑल करंट हो जाएगा कम। तो इसका आंसर है कि व्हाट हैपेंस टू द रीडिंग ऑफ, कौन सा था, A1। अच्छा, इनके इंडिविजुअल में क्या हुआ, हाँ इंडिविजुअल में सेम रहा। ठीक है, इंडिविजुअल में क्यों सेम रहा, क्योंकि उनके रेजिस्टर्स और उनके अंदर वो वोल्टेज तो सेम था। हाँ, रेजिस्टेंस और वोल्टेज सेम। तो देखो A1 सेम रहा, क्या रहा, A3 सेम रहा, A2 0 हो गया और A इंक्रीज हो गया, ओह डिक्रीज हो गया। अच्छा, ये वाली बात किसी को अभी क्लियर नहीं है कि ये दोनों सेम क्यों रहे, तो मैं बताऊं दोबारा। सेम वाली बात, सेम वाली बात ये सोचो, ये रेजिस्टर है, ये कितना वोल्ट मिल रहा है इसे, 4.5 वोल्ट। क्या इसकी x की वैल्यू बदली या x की वैल्यू सेम है, रेजिस्टेंस तो सेम है, वोल्टेज भी सेम है, तो करंट भी सेम रहा। तो इंडिविजुअल करंट्स सेम रहेंगे क्योंकि इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस डिड नॉट चेंज, चेंज हुआ है ओवरऑल रेजिस्टेंस। चेंज किसका हुआ है, ओवरऑल रेजिस्टेंस। तो ओवरऑल रेजिस्टेंस की वजह से ओवरऑल करंट चेंज होगा पर इंडिविजुअल करंट चेंज नहीं होगा। ये वाली बात समझ में आई, दिमाग में घुसी। अब बात आ रही है इसकी वैल्यू अगर हमसे पूछी तो हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए वो सब कहानी थी। अगर हम इसकी वैल्यू निकालने की बात करें तो कैसे निकालेंगे, ये क्वेश्चन अब खुद ट्राई करो। यहां तक तुम्हें समझ आ गया।
इसके आगे का पार्ट दोबारा करोगे खुद। क्या करना है उसमें, तुम पहले इसका 4.5 वोल्ट दे रखा है और 3 एम्पेयर दे रखा है, तो पहले क्या निकाल लो, ओवरऑल रेजिस्टेंस। क्या निकाल लो, ओवरऑल रेजिस्टेंस को इस फॉर्मूले में डाल के एक्स की वैल्यू निकाल लो। क्या निकाल लो, एक्स की वैल्यू। ठीक है, फिर एक्स की वैल्यू इसमें डाल के न्यू रेजिस्टेंस निकाल लो और न्यू रेजिस्टेंस को पुट करके न्यू करंट निकालोगे। शुरुआत करो, तुम्हारे पास V और I है। अब इस क्वेश्चन में क्या है, V 4.5 वोल्ट और I कितना है 3 एम्पेयर। अब करो क्वेश्चन, ओवरऑल रेजिस्टेंस निकाल के इस फॉर्मूले में पुट करके एक्स की वैल्यू निकालो। देखो सॉल्व करने का पॉइंट नहीं है, ये चीज है, ये तो खत्म हो गया था। इसके अंदर करंट कितना था, क्यों, क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस क्या थी, इसकी रेजिस्टेंस तो हमें पता ही नहीं। हाँ रेजिस्टेंस से निकली है ना, हमें वोल्टेज दे रखी है, इसमें से निकाली है, तूने निकाली ना है। अच्छा ठीक है, पहले निकालनी तो पड़ेगी। करो करो दिखाओ। यस सर। तू उस आंसर पे कैसे आया वो जानना चाह रहा हूँ। सर वो तो माइल्ड कैलकुलेशन कोई भी कर सकता है सर। 4.1 दे रखा है हमें और हमें 3 एम्पीयर का करंट दे रखा है। फिर कितना आया, 4.5 की तो हाँ हाँ ठीक है, कितना आया, हमने वो ले ली वोल्टेज ले ली, R आ गया हमारा 4.5/3 1.5 आ गया। ठीक है, फिर तो आपने ये एक बार ओवरऑल आई, फिर हाँ, फिर उसके आगे ओम आ गया। उसके बाद हमने उसको अगर हम इंडिविजुअली निकालेंगे तो इंडिविजुअली उसकी जैसे उसमें तो V R इज इक्वल टू V बाय आई कितना आया 1.5 ओम। ये ओवरऑल रेजिस्टेंस है। ओवरऑल रेजिस्टेंस जब तीनों बल्ब चल रहे थे तब की है, तो इसको हमने कितना रखा 1.5। ये हो गया x बाय 3, तो x कितना आ गया 4.5 ओम। तो रेजिस्टेंस ऑफ वन बल्ब इज 4.5 ओम। फिर हमने इसको यहाँ पे पुट करना है न्यू रेजिस्टेंस निकालने के लिए, तो न्यू रेजिस्टेंस आएगी 4.5 डिवाइड बाय 2, कितना आया 2.25। ठीक है, तो ओरिजिनल करंट, अब न्यू करंट निकालने के लिए विल डू I डैश इज इक्वल टू V बाय R डैश। V कितना था 4.5 और ये कितना था 2.25 एंड दिस गिव्स अस 2 एम्पेयर। तो ओवरऑल इसकी रीडिंग क्या बदली 2 एम्पेयर हो गई। समझ आया सबको? ठीक है, क्वेश्चन बहुत अच्छा था ये। नेक्स्ट थर्ड पार्ट, पावर बताना है व्हेन ऑल द बल्ब्स ग्लो टुगेदर। हाउ? ठीक है, पावर निकालना है व्हेन ऑल द बल्ब्स ग्लो टुगेदर। ठीक है, तो जब सारे बल्ब एक साथ ग्लो करेंगे तो टोटल वोल्टेज 4.5 और टोटल करंट कितना था 3 एम्पेयर। तो हम सीधा इसको यही कर सकते हैं 4.5 इंटू 3 कितना आया 13.5 वॉट। नहीं, वो कह रहे हैं ऑल द 3 ग्लो टुगेदर, तो वो पहले वाला केस लगा। ठीक है, यस। तो बोल रहे 3 bulbs of 100 watt each are connected in series in electric circuit. In another circuit, another set of 3 bulbs of same watt are connected in parallel. Will the bulbs in the two glow with the same brightness? Justify your answer. तो ब्राइटनेस डिपेंड्स अपॉन वोल्टेज। ब्राइटनेस किस पे डिपेंड करती है? ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पे तीनों के तीनों सेम वोल्टेज मिल रहा है, तीनों के तीनों को क्या मिल रहा है सेम वोल्टेज V वोल्टेज, तो ये कम नहीं हो रहा, तो इस केस में V V V तीनों के पास गया। ऑन दी अदर हैंड अगर 100 वॉट के बल्ब अगर हम सीरीज में लगा दें तो इस केस में V कम हो जाएगा सब में, है ना, क्योंकि वो मिला के ये हो जाएगा V1, ये V2, ये V3 और ये वोल्टेज V। तो इस केस में V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। और तो हम ये कह सकते हैं V1 भी छोटा है V से, V2 भी V3 भी, तीनों छोटे हैं, और इस वजह से जो इनके अंदर ब्राइटनेस है वो कम होगी और इसके अंदर जो ब्राइटनेस है वो ज़्यादा होगी, क्योंकि इसमें प्रॉपर वोल्टेज मिल रहा है, इसमें कम वोल्टेज मिल रहा है।
तो रीजन लिख लोगे अपने वर्ड्स में, क्या लिखेंगे? ब्राइटनेस डिपेंड्स अपॉन voltage and voltage remains same in parallel, but in series it decreases in the each conductor. ठीक है, next वो कह रहे हैं now let one bulb in both circuit get fused, will the others continue to glow? Parallel में yes, series में no. ठीक है, series में circuit will be broken और parallel में yes it will continue to glow. ठीक है, clear है ये point? ठीक है, next state Ohm's law, how can it be verified experimentally, does it hold good under all conditions? तो ये वाला पार्ट पे फोकस करो. ओम्स लॉ तो तुम्हें याद है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर तुमने नहीं बोला तो नंबर नहीं मिलेंगे. एट कांस्टेंट टेम्परेचर पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग. ठीक है, या करंट फ्लोइंग इन द सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड्स. ठीक है, तो पर क्या जरूरी है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर. अगर तुमने एट कांस्टेंट टेम्परेचर नहीं बोला तो काट देंगे. ओम्स लॉ पूरा 0 नंबर मिलेगा. ये नहीं कि आधा तो मिल जाता है, ये तो सही है, ऐसा कुछ नहीं होगा. ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट? तो नेक्स्ट, अब वो कह रहे हैं इसको एक्सपेरिमेंटली डिफाइन वो करना है. इसका एक्सपेरिमेंट बुक में है, तुम बताओ क्या बनेगा जिससे ग्राफ बनता है. वही वाला, तुम एक रेजिस्टेंस लगा दो, एक वोल्टेज दे दो, करंट नाप लो, एक सर्किट बना दो और बस एक्सप्लेन करो. चलो, एक सर्किट बनाओ जिसमें एक रेजिस्टेंस होनी चाहिए R, एक एमीटर होना चाहिए, एक वोल्टमीटर होना चाहिए. करो अप्लाई. बुक छोड़ो, कॉपी में लिखो. सर्किट बनाओ जिससे ओम्स लॉ को तुम वेरीफाई कर सको. बड़ा सिंपल सा एक सर्किट बना दो. ये रेजिस्टेंस हो गई. ठीक है, इसके अक्रॉस क्या लगा दिया? वोल्टमीटर. एक बैटरी लगा दी, एमीटर लगा दिया और एक स्विच लगा दिया. ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, रेजिस्टेंस आर हो गई. ठीक है, अच्छा रेजिस्टेंस को तुम्हें करना है तो आर क्यों लो? 2 ओम का रेजिस्टर लगा लो. तुम्हें बोला गया तुम कुछ भी बनाओ. ठीक है, तो इस केस में हमने क्या किया? रेजिस्टेंस को 2 ओम बना दिया. तो हमने यहाँ पे वी को रखा, अलग अलग वोल्टेज रखो, इधर करंट लगाओ, वी आई का ग्राफ बनाओ, पर रेजिस्टेंस स्लोप शुड बी 2. करो. बाइक क्वेश्चन मिल जाएगा यस, बनाऊं, मैं ही बनाऊंगा ये भी. मैं जाऊं तो बस बात. हाँ, वोल्टेज V कहाँ पे आता है? X पे, Y पे? X Y पे, Y पे. सही कह रहे हैं. ठीक है, और देखो वोल्टेज को रख दिया 5, 10, 20 और 30. ठीक है, और 5, 10, 20 और 30 वैसे वैल्यू सही बननी चाहिए. मेरा तो गलत बना है. 10, 20, 30 0 आना चाहिए यहाँ. एनीवेज, तो 5 पे अगर 2 ओम की रेजिस्टेंस है, 2.5 आएगा 20 मैं 10, 20, 30 कर रहा हूँ. ठीक है, और तो यहाँ पे हमारे पास आ गया फर्स्ट 10 पे आई रेजिस्टेंस कितनी आई? 5 ओम. 5 करंट आया, 5 एम्पेयर. इधर आया 10 एम्पेयर और इधर आया 15 एम्पेयर. और 2 और ये स्ट्रेट लाइन बनेगा जिसके अंदर स्लोप इज दी रेजिस्टेंस. इसको प्रूव कैसे करेंगे? स्लोप होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो अगर तुम यहाँ पे एक ट्राइंगल बना दो तो इस ट्राइंगल की परपेंडिकुलर और बेस क्या होगा उसके हिसाब से तुम बता सकते हो. परपेंडिकुलर अपॉन बेस. ठीक है, परपेंडिकुलर होगा ये वाली वैल्यू, और ये देखो अगर नहीं 20 पे तो यहाँ पे आएगा ट्राइंगल. ठीक है, तो अगर ये ट्राइंगल सोचो तो इसका परपेंडिकुलर क्या हुआ? 30 और इसकी बेस कितना हुआ? 15. और स्लोप होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो दैट इज 30/15 इज इक्वल टू 2.
तो इससे हम एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई कर सकते हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ वेरीफाई होने के लिए द ग्राफ शुड कम एज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट? हाँ कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन। बनाने तो पड़ेंगे। अरे मैं पेन कहाँ छोड़ गया। ऑलराइट, तो 31 इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। व्हाट इज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी बताना? मतलब तुम्हें जो पढ़ा लो तुम अगले दिन तो उसे गायब करके ही आते हो। वो रेजिस्टेंस ही होता। वो रेजिस्टेंस होता है ना, प्रॉपर्टी टू मटीरियल। तुम्हें लिखवाई थी resistivity is the resistance of a conductor which is 1 unit in length and area of cross section 1 meter square। लिखवाया था या नहीं? तो point is this कि तुम पढ़ने नहीं वाले हो जब तक पीछे ना पढ़ा जाए। Length is 1, area is 1। तो रेजिस्टेंस, अगर मैं बोलूं रेजिस्टिविटी को डिफाइन करना है, वैसे तो हमारे पास कोई तरीका ही नहीं है डिफाइन करने का, पर मैं ये बोल सकता हूं अगर मैंने किसी की रेजिस्टिविटी नापनी है तो मैं उस कंडक्टर की लेंथ 1 मीटर बना लेता हूं, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर बना लेता हूं, तो जो रेजिस्टेंस है वही रेजिस्टिविटी है। अगर 1 हट जाएगा एंड रेजिस्टिविटी विल बी इक्वल टू दी रेजिस्टेंस। तो हाउ विल बी डिफाइन रेजिस्टिविटी? लिखो दोबारा और 3 बार लिखो। इट इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। सौम्या, it is defined as the resistance of a conductor which is 1 meter in length and has area of cross section 1 meter square। 1 meter in length which is 1 meter in length and has area of cross section 1 meter square। समझ आया? करो इसको 2 बार और लिखो।
अब अगर दोबारा पूछूंगा 2 दिन बाद ऐसे फिर ब्लैंक हो जाओगे। ऑलराइट, तो देखें यूनिट इसकी क्या होगी, ये लेंथ की होती है मीटर, इसकी होती है मीटर स्क्वायर, इसकी होती है ओम। मीटर से मीटर कट तो रो बिकम्स ओम मीटर। ठीक है। अच्छा, वो कह रहे हैं कि एक्सपेरिमेंट डिस्क्राइब करो जिससे तुम अलग अलग फैक्टर्स पढ़ पाओ। ये तो तुम्हें पता है फैक्टर्स क्या है। फैक्टर्स आर रो, एल और ए। टेम्परेचर भी है। पर अब जरा देखो, हम बोलेंगे हमने 2 कंडक्टर लिए, सेम लेंथ के, सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के, एक सिल्वर का लिया और एक एल्यूमिनियम का लिया। तो व्हाट विल वी स्टडी? इन दोनों के से रेजिस्टिविटी का पता चलेगा, क्योंकि लेंथ सेम है, एरिया भी सेम है, तो फर्क किसका पता चलेगा? रेजिस्टिविटी। दोनों की रेजिस्टेंस नापो तो देखा जाएगा जिसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, इन दिस केस एल्यूमिनियम की। दूसरा काम क्या करना है, सिल्वर का एक और रेजिस्टर बनाओ, इस कंडक्टर बनाओ जिसके अंदर एरिया बढ़ाओ। एरिया क्या हो? बढ़ाओ। इसके अंदर एरिया ए था और लेंथ एल थी, इसके अंदर भी यही था, लेंथ एल थी और एरिया ए था। इसके अंदर एरिया अब 2a कर दो, क्या कर दो, और लेंथ एल ही रहने दो। तो इस केस में तुम देखोगे कि रेजिस्टेंस इसकी कम हो जाएगी। ठीक है, तो R1 इसमें सपोज ये R1 है, ये क्या था R2, ये क्या था R3। ठीक है, और अगर हम बोले एक और रेजिस्टर बना लो जिसके अंदर लेंथ छोटा हो या लेंथ लंबा हो, ठीक है, और एरिया सेम, तो इस केस में, और ये भी किसका बनाओ, सिल्वर का, तो लेंथ इस बार क्या हो जाए 12 और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाए ए। तो अगर मैं इसको R4 बोल दूं, क्या बोल दूं? पहली बात तो R1 इज ग्रेटर देन R2, हाँ या ना? R1 R2 से बड़ा है, क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम की रेजिस्टिविटी सिल्वर से ज्यादा है। ठीक है, ये क्या बताएगा? रेजिस्टिविटी का पॉइंट क्या बताएगा? R2 और R3 में कौन बड़ा है? R2 बड़ा है। इससे पता चल रहा है एरिया से इनवर्स होता है रेजिस्टेंस। और तीसरा हमें पता चल रहा है R4 बड़ा है या R2 बड़ा है? R4 बड़ा है R2 से, क्योंकि लेंथ डबल है। तो ऐसे करके हम एक एक्सपेरिमेंट डिस्क्राइब कर सकते हैं जिसमें डिफरेंट कंडक्टर्स बनाए जाएंगे, बाकी चीजें कांस्टेंट रखी जाएंगी, बस एक चीज वेरी करी जाएगी नेचर पे। तो जब वो कंडक्टिविटी के ऊपर, कंडक्टिविटी का टेबल